सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश ज़ुहैब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से, जो कि बहुत तेज़ी के साथ सिंध में बढ़ता जा रहा है और इसका जो रेशो सामने आ रहा है वो तकरीबन 26% हो चुका है। जिसके बाद आज हमने देखा है वज़ीर आला सिंध की जानिब से कहा गया है कि परेशानी की बात है, कोविड बहुत बढ़ रहा है और हमें मज़ीद सख्त इक़दामात भी करना पड़ सकते हैं। इस पर हम बात करेंगे। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन पर भी बात होगी, नूर मुक़द्दम केस पर भी बात करेंगे और इसके अलावा जो पॉलिटिकल सिनेरियोस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगी कोरोना वायरस के हवाले से बात की जाए और इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमने इस वक्त दावत दी है। पाकिस्तानी साइंटिस्ट हैं और चेयरमैन हैं PM कोरोना टास्क फोर्स के डॉक्टर अताउर रहमान साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम ये देख रहे हैं कि कोरोना में खौफनाक हद तक इजाफा हो रहा है और शाम 6 बजे के बाद कराची में मुकम्मल तौर पर कारोबार बंद करने के अहकामात भी सामने आ चुके हैं और ये भी कहा जा रहा है कि मज़ीद पाबंदियाँ लग सकती हैं। अब जबकि वैक्सीनेशन का अमल भी तेज़ी के साथ जारी है, लोग वैक्सीनेट भी हो रहे हैं, ये वायरस कौन सा है और ये क्यों इतनी तेज़ी के साथ फैल रहा है? जी शुक्रिया। बात यह है कि ये वायरस जो है ये बहुत मुख्तलिफ है अपने प्रॉपर्टीज़ में, अपने बिहेवियर में उस वायरस से जो चाइना में आया था। ये 1200 गुना ज़्यादा तेज़ी से फैलता है और एक आदमी जो इसमें मुब्तला हो जाए वो उसमें से जो वायरल लोड है वो 1200 गुना ज़्यादा है उस वायरस के मुकाबले में जो 1.5 साल पहले चाइना में पाया गया था। और ये काफ़ी तब्दील हो चुका है। इसी वजह से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि बहुत ज़्यादा आसानी से ये हमला करता है, बहुत आसानी से ये इंसान के अंदर जो दिफाई निज़ाम है उसके ऊपर छा जाता है, उसको बेवकूफ़ बना देता है दिफाई निज़ाम को, और उस दिफाई निज़ाम से बचकर और फिर मल्टीप्लाई करता है और मल्टीप्लिकेशन भी बहुत तेज़ी से करता है, अपने करोड़ों अरबों कॉपियाँ बना लेता है बहुत जल्द और फिर फ़ौरन इन्वेड करके इंसान के फेफड़ों के ऊपर और इंसान के आंतड़ियों पे और दूसरे अज़ा पे हमला करता है। तो ये जो है ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। और जैसे जैसे आपने देखा कि पहले चाइनीज़ वायरस आया, फिर अल्फ़ा आया बरतानिया से, फिर बीटा आया साउथ अफ्रीका, फिर ब्राज़ील से गामा आया और अब ये हिंदुस्तान से डेल्टा और डेल्टा प्लस। और ये जो है कराची में तकरीबन मेरा एस्टिमेट है कोई 80% जो वायरस है इस वक्त ये उससे भी ज़्यादा वो डेल्टा वायरस छा गया है यहाँ पर सिंध में। और यही सूरत हाल शायद पंजाब में और दूसरे जगहों पर है। जहाँ पहुँचता है ये बाकी जो वेरिएंट्स हैं उनको दबा देता है और ख़ुद छा जाता है। तो बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो गई है। डॉक्टर साहब, ये इसके सिम्टम्स वही सेम हैं, प्रिकॉशंस वही सेम हैं और वैक्सीनेशन जितनी जल्दी हो सके वही करवाई जाए, यही इसका इलाज है? वैक्सीनेशन जो है वो जितनी जल्दी करा सकते हैं ज़रूर करानी चाहिए, लेकिन मसला ये है कि आपकी आबादी 22 करोड़ है और 2 करोड़ को अभी वैक्सीन मिली है। तो ये जो है, और बच्चों को तो खैर मिल भी नहीं सकती। तो अगर आप 15 करोड़ भी अफराद लें जिनको वैक्सीन करानी है तो अभी आपको 8 से 12 महीने लगेंगे इससे पहले कि आप पूरे मुल्क को प्रोटेक्ट कर सकें अगर वैक्सीन अवेलेबल हुई। तो वैक्सीन जो है वो सिर्फ चंद लोगों के लिए एक बचाव का ज़रिया है और वो भी मुकम्मल बचाव नहीं है। जिनको वैक्सीन लग जाए उनको भी कोरोना वायरस हो सकता है, उस शिद्दत से नहीं होगा लेकिन फिर भी हो सकता है और वो दूसरे लोगों को भी लगा सकते हैं ये वायरस। और दूसरा तो इसका डॉक्टर साहब मुझे ये भी बताएगा कि पाकिस्तानी जो वैक्सीन की तैयारी का अमल जारी था और कहा जा रहा था कि वो भी जल्द मार्केट में आ जाएगी, वो मामला कहाँ तक पहुँचा है? जी, पाकिस्तान में अभी मैन्युफैक्चरिंग की वैक्सीन का कोई प्रोग्राम नहीं है। ये जो वैक्सीन है जिसके बारे में कहा गया है ये चाइना से आ रही है और ये यहाँ पे उसको बॉटलों में भरा जा रहा है। ये पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर्ड नहीं है, सिर्फ बॉटलिंग यहाँ पर हो रही है, कॉन्सनट्रेट फॉर्म में बाहर से आ रही है। वैक्सीन बनाने में अरबों डॉलर का खर्चा होगा और बहुत बड़ी प्लांट लगेंगी, प्राइवेट सेक्टर को आगे आना होगा। अभी तो इस तरह का कोई सिलसिला नहीं है। हम तो आमतौर पे जो बच्चों की वैक्सीन भी नहीं बना सकते, अभी इसकी तरफ कोई कदम नहीं उठाया गया है कि हम बड़े स्केल पर ये कोरोना वायरस की वैक्सीन यहाँ डेवलप करें। हमें चाहिए कि हम जॉइंट वेंचर करके चाइना के साथ, दूसरों के साथ टेक्नोलॉजी एक्वायर कर लें और उसकी तरफ बढ़ें, लेकिन इसमें प्राइवेट सेक्टर को आगे आना पड़ेगा और हुकूमत को टैक्स की मराहत और दूसरी मराहत देनी पड़ेंगी ताकि इस फील्ड में आगे बढ़ सकें।
इस वक्त हमारे पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय SOPs को फॉलो करने का। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी आपने बताया कि अब ये जो वायरस की फॉर्म है ये इंडियन फॉर्म है, डेल्टा प्लस, और हमने देखा है बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल हमसाया मुल्क में रही है कि वहाँ पर शमशान घाट उनके भर गए थे, लोगों को मतलब दफन करने के लिए वहाँ पर जगह मौजूद नहीं थी। तो मुझे ये बताइएगा कि अब आप जैसे कि चेयरमैन भी हैं PM कोरोना टास्क फोर्स के, तकरीबन 2 करोड़ आपने बताया डोजेस पाकिस्तान आई हैं और 15 करोड़ की आबादी है, तो इस हवाले से कुछ सोचा जा रहा है कि प्लान क्या बनाया गया है? क्या मजीद वैक्सीन मंगवाई जाएगी, किस तरह मंगवाई जाएगी, किस तरह आएगी? जी, मैं मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो टास्क फोर्स है उस कोरोना का वायरस का उसका चेयरमैन हूँ, और प्राइम मिनिस्टर का जो टास्क फोर्स है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उसका मैं चेयरमैन हूँ। ये जो वैक्सीन जो है ये पूरी कोशिश की जा रही है। एक तो चाइनीज़ कंपनी से आपके पास, आपको जैसे मालूम है, तीनों जो बड़ी चाइनीज़ कंपनीज हैं उनके साथ बातचीत हो चुकी है और उनके वैक्सीन आ रही हैं, जिसमें सिनोफार्म, कैंसिनो बायो और सिनोवैक शामिल हैं। इसके अलावा एस्ट्राजेनेका है, फाइज़र है, और जो रशियन वैक्सीन है स्पुतनिक है। ये सब वैक्सीन जो हैं ये सब मुहैया करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मसला ये है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है। बहुत से ममालिक ने जितनी उनकी पॉपुलेशन थी उससे 4-4, 5-5 गुना ज़्यादा ऑर्डर करके बुक करा ली हैं, और जो सप्लाई है वो जितनी फैक्ट्रियाँ बना सकती हैं वही बना रही हैं, तो इसकी सप्लाई कम है। हिंदुस्तान तक देख लें, जो दुनिया के सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर है कोरोना वायरस का, वहाँ भी ये अभी तक मुहैया नहीं हो पाई सफिशिएंट क्वांटिटी में। तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मसला सप्लाई का है। हुकूमत तो अपनी पूरी कोशिश जारी रखी है, सप्लाई अगर होगी तो भी फिर 8 से 12 महीने लग सकते हैं, और वो जबकि लोग राज़ी हो जाएं लगवाने के लिए। बहुत बड़ी पॉपुलेशन तो आपकी राज़ी ही नहीं है और बिलीव ही नहीं करती कि कोरोना नाम की कोई बीमारी भी है या नहीं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है कि जो लोग 2 डोज लगवा चुके हैं वैक्सीनेशन की, उनको कहा यह जा रहा है कि भाई तीसरा बूस्टर डोज लगवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये डेल्टा प्लस काफ़ी मतलब सख्त किस्म के वायरस हैं, 2 डोजेस के साथ इनसे मुकाबला नहीं किया जा सकता। और सफरी वीज़ों के लिए भी कहा जा रहा है कि आगे ये लाजमी होगा। हुकूमत इस हवाले से क्या कह रही है, सोच रही है? बात यह है कि आपने 2 डोज लगवा लिए हैं और आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप आमतौर पर ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन जिस मुल्क में जा रहे हैं वहाँ उनकी ख़ास रिक्वायरमेंट है किसी ख़ास वैक्सीन की, जो कि वो नहीं है वैक्सीन जो आपने लगवाई है, तो फिर आपको एक तीसरी डोज उस वैक्सीन का लगवाना पड़ेगा जो उस मुल्क की रिक्वायरमेंट है, वरना 2 डोज आपके लिए काफ़ी हैं। आप कुछ अरसे बाद 4-6 महीने बाद अपना ब्लड टेस्ट कराइए, और अगर उसमें एंटीबॉडीज़ कम हो गई हो तो फिर तीसरा डोज लगा लें, वरना ये जरूरी नहीं है कि हर एक कोई 3 डोज लगाए। डॉक्टर साहब, एक और बहुत ज़रूरी पॉइंट है जिसपे काफ़ी कन्फ्यूजन भी है, जो मैं चाहूँगी कि आपके तवज्जुह से दूर हो जाए, कि कोरोना वायरस की जो वैक्सीन लग रही हैं, फाइजर भी है, एस्ट्राजेनेका भी है, और साथ में ये साइनोवैक भी है। ये भी कहा जा रहा है कि आपने अगर साइनोवैक लगवा लिए तो फाइजर नहीं लगवा सकते, कोई टाइम फ्रेम इसमें ड्यूरेशन होना चाहिए, या फिर एक वैक्सीन पर दूसरी वैक्सीन लग सकती है, इसमें क्या है सूरत हाल? जी, जनरली एक वैक्सीन लगने के बाद दूसरी वैक्सीन लग सकती है, और जो अभी तक जो कुछ रिसर्च में जो सामने आया है डेटा, उससे पता चलता है कि उससे बेहतरी की तरफ जाते हैं, आपकी रेजिस्टेंस और इम्यून सिस्टम ज़्यादा बेहतर हो जाता है। तो उसमें कोई मसला नहीं है कि अगर आप वैक्सीन की डोजेस मिक्स करके लगवाएं, लेकिन एडवाइजेबल यही है कि आप अगर मजबूरी हो तो आप मिक्स करें, वरना आप एक ही वैक्सीन जो पहली डोज लगवाई है अगर उसकी 2 डोज की ज़रूरत है तो फिर दूसरी डोज उसी वैक्सीन की लगाएं। लेकिन मजबूरी तौर पे मिक्स करना पड़ रहा है ट्रैवल के लिए या किसी और वजह से, तो आप उसमें वो भी कर सकते हैं, उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। अच्छा, और दूसरा, जिस तरह अगर आपने साइनोवैक की वैक्सीन लगवाई है तो ये भी क्या ज़रूरी है कि ये 6 मंथ्स के बाद इसका असर ज़ायल हो जाएगा और फिर आपको बूस्टर लगवाना पड़ेगा, ऐसा ही है? जी हाँ, आपको करना ये चाहिए कि जब आपने अपना वैक्सीन लगा ली है तो 6-8 महीने बाद अपना ब्लड टेस्ट करा लें और एंटीबॉडीज देख लें कि उसके अंदर किस हद तक हैं। अगर बूस्टर डोज की ज़रूरत है तो आप फिर बूस्टर डोज लगवाएं, वरना उसके 3-4 महीने बाद लगवाएं। ये डिपेंड करता है कि आपके अंदर जिस्म में कितने अरसे तक वो एंटीबॉडीज रहती हैं, इसमें हर एक इंसान का थोड़ा बहुत फ़र्क होगा। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अताउर रहमान हमारे साथ मौजूद, बड़ी सहरासिल गुफ्तगू की है, समझाया है बेहतर तरीके से कि किस तरीके से आपको SOPs को फॉलो करना है। वैक्सीनेशन को लेकर जो लोगों के जहनों में एक सवालात थे वो भी उन्होंने उसके बड़े प्रॉपर जवाब दिए। अब जैसे कि ये चौथी वेव है और कोरोना फिर से सर उठा रहा है, कराची में पाबंदियाँ लगना शुरू हो गई हैं, अभी लॉकडाउन है, 6 बजे सब कुछ बंद हो जाता है, मज़ीद पाबंदियों की तरफ इशारा दिया जा रहा है, इंदिया दिया जा रहा है कि जाया जा सकता है अगर तो सूरत हाल कंट्रोल में ना आई।
इसी सारी सूरत हाल में हमने देखा इससे पहले भी जो रेस्टोरेंट मालिकान हैं वो काफ़ी परेशान थे, मैरिज हॉल के जो मालिकान हैं वो काफ़ी परेशान थे, कैटरर्स एसोसिएशन वो लोग काफ़ी परेशान थे। तो हमने इसी सूरत हाल पर बात करने के लिए दावत दी है। विनर हैं रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अतर सुल्तान चावला साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और राना रईस अहमद साहब हैं, प्रेसिडेंट ऑल कराची मैरिज हॉल एसोसिएशन के। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अतर साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी, आप लोगों की मीटिंग हुई है क्योंकि फिर से लॉकडाउन है, फिर से पाबंदियां हैं, क्या लाहेमल तैयार किया जा रहा है और आप लोगों का मुतालबा क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया लेने का लाइन पर। देखें, अपना मीटिंग तो हमारी आपस में हुई है। अब तक सिंध गवर्नमेंट से तो हमने दरख्वास्त ही की है कि आप कम अज कम स्टेक होल्डर्स को शामिल करें। कल भी हमने FPCCI में एक मीटिंग की थी और उसमें हमारी सबसे बड़ी डिमांड यही थी कि आप टास्क फोर्स में FPCCI के नॉमिनेशन को शामिल लाजमी करें, क्योंकि हम स्टेक होल्डर्स हैं। आप हमारे मुतालिक फैसला करते हैं तो कम से कम हमारी इनपुट उसमें शामिल होना लाजमी है। सही। अब तक जो है लाए अमल तो यही है कि देखें, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। अगर डॉक्टर अताउर रहमान अभी लाइन पर होते तो वो भी इसको शायद कंफर्म कर देते कि कोरोना अमूमन खुली हवा में नहीं फैलता है। ये साइंटिफिकली अप्रूव हो चुका है। जब ये साइंटिफिकली प्रूवन है तो आप अपना जो है वो आउटडोर डाइनिंग को बंद करना तो कोई सेंस ही नहीं बनती। इनडोर की बात फिर भी एक हद तक समझ में आती है, लेकिन आउटडोर की तो बात समझ ही नहीं आती। फिर आप जब नया नोटिफिकेशन आता है बिलखुसूस सिंध गवर्नमेंट में, तो वो हर दफा टेक अवे की टाइमिंग को भी छेड़ देते हैं, डिलीवरी की टाइमिंग को भी छेड़ देते हैं, जबकि पूरे पाकिस्तान में टेक अवे और डिलीवरी शुरू से लेके आज तक 24 घंटे अलाउ होती है। तो हर दफा ये जब नोटिफिकेशन छेड़ दिया जाता है तो बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि इसके पीछे कोई खास कोई वजह होती होगी जो हमें समझ नहीं आई आज तक, क्योंकि इसकी कोई सेंस नहीं बनती। तो हमारी दरख्वास्त है आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से भी और हर दफा कि प्लीज टेक अवे डाइनिंग को 24 घंटे कर दिया जाए और डाइन आउट को नहीं बंद करना चाहिए, डाइन आउट को खोल दिया जाए। डाइन इन हमें समझ में आ रही है कि कराची में इस वक्त नंबर बढ़े हैं तो उम्मीद है कि कम हो जाएंगे, लेकिन NCOC को ये नंबर उस वक्त भी देखने चाहिए जब इतनी बड़े जलसे हो रहे होते हैं, उस वक्त भी ये देखना चाहिए, क्योंकि होता ये है कि जलसे वहां होते हैं, खुमियाजा बिजनेसमैन भरता है उसको बंद कर दिया जाता है। लेकिन वही बात है ना कि सिर्फ खुली हवा का इसमें अमल दखल नहीं है। जाहिर सी बात है, ये सोशल डिस्टेंसिंग का इसलिए तो कहा गया है कि कोरोना तो फिर कहीं से भी लग सकता है, टेबल पे भी हो सकता है, आपके हाथ पे भी हो सकता है, आपके कपड़ों पे भी हो सकता है, आपके जूतों पे भी हो सकता है। तो सब ये मामला बिल्कुल डाइन आउट में सोशल डिस्टेंसिंग बहुत आराम से मैनेज होती है और खुली हवा भी होती है। देखें, आप भी जब बाहर जाएंगे अपनी फैमिली के साथ तो आपकी फैमिली ही होगी जो या फ्रेंड्स होंगे जो आपके साथ उस टेबल पे होंगे। दूसरी टेबल कम से कम 6 फुट वैसे भी दूर होती है। तो चाहे वो डाइन इन हो या डाउन आउट, टेबल तो रेस्टोरेंट में 6 फीट दूर ही होती है। लेकिन वही हम लोगों ने देखा है ना कि जब जाहिर सी बात है, कोई वेटर भी आपसे ऑर्डर लेने के लिए जब आएगा तो वो आपके करीब आएगा। अब वो बाज़ नहीं भी ख्याल रखा जाता, तो हुकूमत शायद तमाम इन मामलात को मलहूज़े खातिर रख के ये फैसले कर रही है। खैर, आपने दरख्वास्त की है, इस पर सोचा जा रहा होगा। मैं राना साहब आपकी तरफ आ रही हूँ। राना साहब, आप लोगों का क्या मुतालबा है और आप लोगों से कोई बात हो सकी है हुकूमती लेवल पे? आपको कोई शामिल गुफ्तगू किया गया है मुशावरत में? देखें, अब तक जो शादी हाल की सनत को बंद किया गया है वो सबसे तवील अरसे के लिए इसी सनत को बंद किया है और हर दफ़ा जो है वो हमारे साथ एक नया ड्रामा होता है। हम समझते हैं लास्ट टाइम कोविड आया, इन्होंने 6 माह के बाद हमारे शादी हालों को खोला। हम शादी हालों के अंदर बुकिंग करते हैं, जाहिर सी बात है हमारा फ्यूचर बेस्ड काम है, हमारा रेस्टोरेंट का काम नहीं है, हमारा कोई दुकानदारी का काम नहीं है। हमने शटर उठाया या हम रेस्टोरेंट के अंदर अभी हमारा दिल चाहा हम खाना खाने चले गए और खा के आ गए। हमारे काम के अंदर तकरीबन कम से कम भी 3-4 माह या 1 साल पहले प्लानिंग होती है। बात को आप समझे, एक तकरीब होने जा रही होती है, उसमें खाना, कपड़े, फर्नीचर, हर चीज होती है, लाइट हो जाती है। तो अभी इन्होंने हमारा 1 जुलाई को जो है वो शादी हाल खोले। 3 तारीख से असद उमर साहब के ट्वीट आने शुरू हो गए शादी हालों से पहले। कौन सा मैकेनिज्म है, कौन सा गैजेट है इनके पास जो बता देते शादी हालों से पहले? तकरीबात तो हमने की नहीं, 10-15% तकरीबात हुई जो लोगों ने की। अगर कोई ट्रांसफर करके भी आ रहा है तो आप यकीन माने उसको भी 2-3 महीने का एक जो है स्पेस चाहिए होता है, उसके बाद ही वो प्रोग्राम कर सकता है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आप मुझे बताएं, मार्च के महीने के अंदर इन्होंने जो बंद किया है, सिंध के अंदर पॉजिटिविटी रेशो क्या था? 1-2-2.5% से ज्यादा नहीं था। इनको चाहिए था उस वक्त ये हमें ब्रीथिंग स्पेस देते हैं, हम इस पोजीशन में होते ही नहीं।
देखिए बलूचिस्तान में बढ़े, केपीके में बढ़े, पंजाब में बढ़े, कराची के अंदर, लेकिन नाना साहब बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम लोगों ने ये भी देखा, और आप भी जानते हैं, आप भी पाकिस्तान में रहते हैं, आप भी चीज़ों को उसी तरह देखते हैं। यहाँ पर हम लोग कहते ज़रूर हैं कि SOPs को सख्ती के साथ फॉलो करवाया जाएगा और सब कुछ सख्ती के साथ होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं जाकर, तो उस तरीके से ना तो SOPs फॉलो हो रहे होते हैं, ना वैसे मास्क लगे होते हैं कि हर बंदे को चेक किया जाए, और ना किसी को अंदर आने दिया जाए। यहाँ तक देखा गया कि बाहर से बंद कर दें और पिछले दरवाजे से आप आ जाएं, और गाड़ी बाहर पार्क नहीं होगी, उसको आप बेसमेंट में पार्क करेंगे और अंदर इवेंट अपना फुल ऑन होगा, स्विंग पे होगा, फुल ऑन। देखिए जो आप बात कर रही हैं वो उन जगहों पे होता है जैसे शादी हाल अभी बंद पड़े हुए हैं, लोग अनरजिस्टर्ड प्लेस के ऊपर छुप के शादियां कर रहे होते हैं, ये वहां पर होता है। शादी हालों में ऐसा नहीं होता है, हम पूरी SOP फॉलो करा रहे हैं। अगर कोई 1-2 लोग कर रहे हैं तो जिला इंतजामिया उनके ऊपर 2-3 लाख रुपए के फाइन कर रही थी, लेकिन जो अनरजिस्टर्ड प्लेसेस है, जैसे आप बता रही हैं कि गाड़ियां छुपा के करते हैं, आज की डेट के ऊपर भी पूरे कराची के अंदर तकरीबात चल रही है, शादी हाल बंद कर दिया गया है। ये हमारा हक छीना जा रहा है, हमारे साथ मुसलसल ज्यादती की जा रही है। देखिए पूरे पाकिस्तान के अंदर आज भी शादियात सिंध को छोड़ के चल रहे हैं, जारी और सारी है। क्या ये कोरोना की वबा हमसे गवर्नमेंट ने वादा किया कि आप जो है वो SOP को फॉलो कराएं, हमने कराया। उन्होंने कहा वैक्सीन लगवाई उन्होंने। सही। अच्छा अभी जो आपके मुतालिबात नो वैक्सीन नो एंट्री लगाए, हमने नो वैक्सीन नो एंट्री कर दी। सही जी। अच्छा अभी जो हमारे मुतालबात यही है कि हमारे मुतालबात यही हमें नजर आ रहा है। देखें इस वक्त पॉजिटिविटी रेशो बहुत बड़ा हुआ है, हमने मना नहीं किया, लेकिन इन 16 से 17 माह के अंदर जब शादी हालों को इन्होंने खोला है, हमने बुकिंग्स की होती है, हमारी तकरीबात या तो स्टार्ट होती है, स्टार्ट नहीं भी होती है, बंद कर देते। हमारे साथ मुशावरत करें, हम चाहते ही हैं कि देखें ये प्रेडिक्शन पहले से दे रहे होते हैं, जैसे इन्होंने प्रेडिक्शन दी जी जुलाई के अंदर जो है वो पीक पे आ सकती है, ये फलाने महीने के अंदर कम हो सकती है। हमारे साथ भी हमें भी लूप में ले, हमें बताएं, ताकि हमारा फ्यूचर बेस्ड काम है, हम उसी हिसाब से इस प्रोग्राम को मुनक्किद कर सकें। देखिए जो सनत है उसके साथ लाखों लोग, तकरीबन पूरे पाकिस्तान में 70 लाख के करीब लोग वाबस्ता है। क्या आप इनको भूखा तो नहीं मार सकते ना? क्या अपना गवर्नमेंट ने इनको कोई पैकेज अनाउंस किया है? एहसास प्रोग्राम के नाम पे ही कर देते, आप कोई पैकेज देते। जो मजदूर, जो रोज का मजदूर रोज खाता है कमाता है, वो भी भूखा बैठा हुआ है, आज फिर बंद कर दिया। मुश्किल से 22 दिन खोला, उसके अंदर भी 15 से 20% पूरे सिंध के अंदर काम हुआ था। ये नाइंसाफियां हैं। जब तक हुकूमत वक्त हमसे बातचीत नहीं करेगी, ये चीजें रिजॉल्व होना बहुत मुश्किल है। SOP के मामले में भी हमारा काम है, हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। हमने पिछले साल मार्च के अंदर डिमॉन्स्ट्रेशन दी थी, उसी डिमॉन्स्ट्रेशन के ऊपर ही गवर्नमेंट ने खोला था शादी हालों को। ठीक है, आप राना साहब हमारे साथ रहिएगा। अतर साहब मेरा आपसे ये सवाल है, आप लोगों का बस यही मुतालबा है कि एटलीस्ट डाइन इन को आप भले बंद कर दें, डाइन आउट को ओपन रखें, और जो टेक अवे है उसको 24 आवर्स के लिए कर दें, तो फिर सब ठीक है? बिल्कुल, हमारा जो इस वक्त करंट सूरत हाल है केसेस की, उसमें हम यही कहते हैं कि आप डाइन इन को बेशक टेम्परेरी तौर पे बंद रखें, लेकिन डाइन आउट को आप इमीडिएटली खोल दें, और टेक अवे और डिलीवरी 24 घंटे होनी चाहिए। डाइन आउट 12 बजे तक रात में होनी चाहिए, उसको बंद करने की कोई तुक नहीं बनती, इवन इस सूरत हाल में। सही, ठीक है, आप दोनों मेरे साथ रहिएगा। बड़ी ये तशवीशनाक सूरत है, और जो जुलाई का महीना है इसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान आलमी वबा कोरोना से हलाकतों के तनासुब में पूरी दुनिया में सबसे आगे रहा है, ज़्यादा रहा है यहाँ पर ये वबा का तनासुब। और जो तिब्बी अमला है सिंध में वो भी कोरोना वायरस का शिकार हो रहा है। अगर सिविल अस्पताल की बात की जाए तो इंतज़ामिया ने हुक्म सानी 6 OPDs को मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर दिया है। मरीज़ ऐसे में काफ़ी परेशान है, जिनके शेड्यूल थे ऑपरेशन उनको अभी पोस्टपोन किया गया है। इसी हवाले से मज़ीद हम अहवाल जान लेते हैं अपने नुमाइंदे राव अफनान से। जी राव अफनान, सूरत हाल बताइएगा। शहर है कराची के अंदर कोरोना वायरस की सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, और मस्बत केसेस की शरह जो है वो 24% से ज़ायद हो चुकी है। सरकारी दफातर, स्कूल, तालीमी इदारों के बाद सरकारी अस्पतालों के अंदर जो OPD भी है वो ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दी गई है। कराची के सिविल अस्पताल के अंदर ENT, IOPD, ऑर्थोपेडिक OPD, सर्जिकल OPD और डेंटल OPD जो है वो ताहुक्म सानी बंद कर दी गई है। ऑर्थोपेडिक के पेशेंट हैं, हाथ टूटा हुआ है, OPD में दिखाने आए थे। ये बताएं सर, डॉक्टर नहीं है लेकिन आज पर्चियाँ कटती रही, क्या मुश्किलात दरपेश है? सर पर्चियाँ कटती रही, डॉक्टर्स भी हैं, ये नहीं कि नहीं है। डॉक्टर्स उनके लिए हैं जिनका यहाँ पर बंदा कोई जॉब कर रहा है सोर्स पर, पर्चियाँ भी सोर्स पर बन रही हैं। हम अगर लाइन में खड़े होते हैं तो हमें कहा जाता है डॉक्टर्स नहीं है, OPD क्लोज है, लेकिन डॉक्टर अंदर बैठे हुए मैंने अपनी आँखों से देखा है
अंदर का बंदा आता है, अपना बंदा ले जाता है, उनका चेकअप करवाता है, उनको बाकायदा ये भी कहता है कि डॉक्टर ने कहा बैक साइड पर जाएँ, प्लास्टर करवा लें। अब बताएं, डॉक्टर होगा तो चेकअप होगा ना। क्या ये डॉक्टर ने क्या फॉलोअप बताया था आपको? डॉक्टर ने सर मुझे तकरीबन 1 महीना हो गया है फ्रैक्चर हुए। मैं लास्ट टाइम आया था, इन्होंने मेरा एक्सरे करके देख लिया। अब मैं लास्ट टाइम आया जब मैं एक्सरे मेरे हाथ में, डॉक्टर सामने बैठा हुआ है। आज सुबह जब पर्चियाँ कट रही थी कितने मरीज थे? तकरीबन 500 से अबव थे। 500 से ज़ायद यहाँ पर मरीज़ थे और ये वो जगह है जहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर ओपीडी में आने वाले जो मरीज़ हैं उनकी तादाद हज़ारों के अंदर होती है। सिविल अस्पताल कराची का सबसे बड़ा अस्पताल है, लेकिन जैसे शहरी बता रहे थे कि प्रोटोकॉल वाला कल्चर है कि जिसके ताल्लुकात हैं सिर्फ उसी का इलाज हो रहा है, उसी को ओपीडी में देखा जा रहा है। और सिविल अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से ताहुक्म सानी एक ऑर्डर जारी किया गया जिसके अंदर बताया गया है कि 6 ओपीडीज़ को बहुत शुक्रिया राउफनान, आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। बड़ी तशवीशनाक और अफसोसनाक सूरत हाल है कि मरीज़ जो कि आम मरीज़ हैं उनको कहा जा रहा है कि भाई आप लोग जाएं, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं, और वो शख्स जो कि किसी रेफरेंस से आया है उसका इलाज जारी है और इस तरह यहाँ काम चल रहा है। मैं आपसे सवाल करूँगी बातर साहब, मुझे ये बताइएगा कि चौथी वेव है ये कोरोना वायरस की और इसमें ये सारी पाबंदियाँ लग रही हैं। आप लोग शुरू से ही अपनी परेशानी बताते चले आ रहे हैं कि भी हमसे मुशावरत नहीं हो रही, हमें टाइम नहीं दिया जा रहा, हमसे बात करके जो प्लान है वो मुरतब किया जाए। तो ये आप लोगों की मुलाकात ना होना या FPCCI को इन्वॉल्व ना करना, मुशावरत में आप लोगों का ना होना, इसकी वजह क्या है? क्यों आप लोगों को लूप में नहीं लिया जा रहा? वजह क्या समझ आ रही है? जी राना साहब, मेरा आपसे भी यही सवाल है। जी देखिए, हमारी लास्ट टाइम भी जो मुलाकात हुई तमाम एपेक्स कमेटी थे जिनमें नासिर हुसैन शाह साहब, मुस्तफा साहब, सईद गनी इम्तियाज शेख साहब जो है मुश्तमिल है। देखिए, हम इनके साथ मुलाकात करते हैं, इनसे बात करते हैं, हमसे यही बात करते हैं कि CM साहब से पूछ के आपको बताएंगे। अब की दफ़ा हमारा मुतालबा ये है कि जब CM साहब ने सारे फैसले करने तो आप हमें डायरेक्टली उनसे मिलवाएं। तो देखिए, एक लार्जर इंटरेस्ट की जब बात आती है तो उसके अंदर ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। अभी आप मुझे बताएं कि रेस्टोरेंट्स के अंदर भी इन्होंने जो है वो टेक अवे और डिलीवरी जो है वो ओपन की हुई है। शॉप्स की टाइमिंग के अंदर कुछ ना कुछ ब्रीदिंग स्पेस दिया हुआ है। तमाम कारोबार को थोड़ा थोड़ा, स्कूल के अंदर जो है ऑनलाइन क्लासों के नाम पे तमाम हमारी फीसें जा रही हैं। तो हमारे साथ इतनी ज्यादती ना हो, हमें भी थोड़ा बहुत जो है वो ब्रीदिंग स्पेस दिया जाए ताकि बिल्कुल आप लोगों को ब्रीदिंग स्पेस मिलना चाहिए। और दूसरा, ये कोरोना के मामले पर सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये बड़ा हसास मामला है इस वक्त और चीज़ें जो है वो बजाय बेहतर होने के खराबी की तरफ जा रही हैं और इसको मिलकर ही ठीक करना होगा। बहुत शुक्रिया आपका बातर सुल्तान चावला साहब और राना रईस अहमद साहब। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और नज़ीर चौहान साहब की गिरफ्तारी हुई है उस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा नूर मुकद्दम केस है उस पर भी बात होगी और खदीजा सिद्दीकी का जो मुजरिम था वो वक्त से पहले रिहा हो गया है, उसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, क्या वजूहात हैं, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन आफ्टर दिस ब्रेक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।